हेलो। अब तक की वीडियोस में हमने विजयनगर एम्पायर को लास्ट क्लास में हमने समझा था, एक एक टॉपिक डिकोड्स किए थे और समझा था कि क्या सिचुएशंस हुई थी, विजयनगर एम्पायर की शुरुआत कैसे की, सारे हरिहर बुक का से रिलेटेड सारे फैक्ट्स जाने और लास्ट तक की सारी चीजें हमने कवर की हुई थी। कृष्णदेवराय के पूरे सेक्शन को हमने कंप्लीट कर लिया था। तो अगर आपको जो भी चीजें उसमें समझ ना आए, आप उसमें कमेंट करना वीडियो में, फिर उसके लिए अगर कमेंट्स ज्यादा होंगे तो एक्स्ट्रा वीडियोस लाने की जरूरत पड़ेगी, तो जरूर लाके उसमें आपको जो भी आपकी इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, उसको सही किया जाएगा। आज हम बेसिकली जो टॉपिक समझने जा रहे हैं वो है मुगल, द मुगल्स। हम मुगल्स के बेसिक सारी एक एक चीज को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि मुगल्स से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स यहाँ पे देखने को हमें मिलेंगे, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, सबसे पहले मुगल सल्तनत के बारे में, मुगल्स के बारे में समझते हैं कि एक्चुअली में इसमें हो क्या रहा है यहाँ। द मुगल्स, while the Delhi Sultanate weakened, Babur, a Turkic Mongol ruler and military strategist who having been थ्रोन आउट ऑफ समरकंद। देखो होता क्या है यहाँ पे, शुरुआत में क्या होता है कि जो दिल्ली सल्तनत था वो, जैसा कि हम जानते हैं, दिल्ली सल्तनत समय के साथ वीक होता चला जा रहा था। ठीक है, तो इसी समय क्या होता है, बिफोर द मुगल केम टू द पावर, द दिल्ली सल्तनत हैड रूल्ड लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। तो होता क्या है, दिल्ली सल्तनत, मुगल भारत आते हैं, ठीक है, मुगल पावर में आते हैं, और एट द सेम टाइम जब मुगल पावर में आते हैं उससे पहले क्या हो रहा है, दिल्ली सल्तनत का कमजोर होना। दिल्ली सल्तनत कमजोर होगी, एक सल्तनत, एक रूलर कमजोर होगा, तब तो दूसरा आएगा ना पावर में, उसको हरा करके, उसको हटा करके, उसको ओवरथ्रोन करके। तो ये सिस्टम यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, सो ग्रेजुअली इट्स पावर बिकम वीकर बिकॉज, अब किसकी पावर वीक हो रही है, दिल्ली सल्तनत की पावर वीक हो रही है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की पावर वीक हो रही है और उसको टेक ओवर कौन करने आ रहा है, मुगल। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को आपको मिलेगा दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, ग्रेजुअली इट्स पावर बिकम वीकर बिकॉज, क्यों पावर वीक हो रही थी, पहली चीज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को आपको मिलती है। दूसरी चीज फ्रीक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द थ्रोन, राज सिंहासन के लिए फ्रीक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहे थे। और इसके बाद और भी बहुत सारी चीजें हैं, आप पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए चलो, क्या सिचुएशंस आ रही हैं। रेजिस्टेंस टू द रीजनल किंगडम, एक समय पर पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा आ रही है, पहली बात। दूसरी चीज, उसी टाइम पे फ्रीक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, चारों तरफ कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशंस हुआ पड़ा है। तीसरी चीज रेजिस्टेंस, रीजनल जो किंगडम है, जिसको पहले पूरी सल्तनत जो थी, मजबूत सल्तनत थी, कंट्रोल करके रख रही थी, वो रीजनल सिस्टम, जो रीजनल किंगडम्स है, उनके तरफ से भी रेजिस्टेंस आने लग रही है। ठीक है, ये भी सिचुएशंस देखने को मिल रही है। इमर्जेंस ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, साथ साथ में छोटे छोटे जो स्टेट थे ना, वो इमर्ज होने लगे थे, इंडिपेंडेंट खुद को करते जा रहे थे। कोई एक रूलर है जो सेंटर में, दिल्ली सल्तनत का एक रूलर है, सपोज खलजी है, अलाउद्दीन खिलजी के राज्य में जो एक गवर्नर था, उसने उस एरिया को ही अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। तो इस तरह से जो रीजनल पावर थे ना, वो भी इंडिपेंडेंट घोषित कर रहे थे अपने आप को। तो ये सारी सिचुएशन देखती है। एंड वीक कंट्रोल फ्रॉम द ओवर द डिस्टेंस टेरिटरीज, जो डिस्टेंस टेरिटरीज थी, दिल्ली में रह करके आप बहुत दूर तक कवर नहीं कर सकते हो, तो इसलिए ये भी सिस्टम थी वहां पे। क्योंकि उस टाइम पे इतनी ज्यादा सुविधाएं नहीं थी कि आप यूं एक सेकंड में आपकी फोर्स कहीं से कहीं पहुंच जाएगी। जब तक पहुंच रही थी तब तक रिवॉल्ट भी हो गया, सारी चीज चली जाएगी। तो ये सारी सिचुएशन जो थी, जिसकी वजह से दिल्ली सल्तनत कमजोर होती चली जाती है और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे खत्म हो जाती है। जब अभी हम बात करेंगे बैटल ऑफ पानीपत, जो बैटल ऑफ पानीपत होता है, इब्राहिम लोदी, जो लास्ट लोदी डायनेस्टी थी, दिल्ली सल्तनत की जो लास्ट डायनेस्टी थी, वो थी लोदी डायनेस्टी। लोदी डायनेस्टी का जो बंदा था लास्ट, वो किससे भिड़ता है, बाबर से। बाबर उधर से आता है, इधर से ये आते हैं, पानीपत में दोनों मिलते हैं, लड़ाई होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे अभी। सो यहां तक चीजें आई होप क्लियर होंगी। ठीक है, समरकंद, थ्रोन आउट ऑफ समरकंद क्या यहाँ पे आई होप आपको कोई प्रॉब्लम इश्यूज नहीं होंगे अभी तक। ओके, सो बाबर के बारे में बात करते हैं। बाबर कौन था,
हु वाज बाबर? बेसिकली बाबर जो था, द पर्सन हु टुक एडवांटेजेस ऑफ दिस सिचुएशन. व्हाट सिचुएशन? सिचुएशन ये बन रही है कि यहाँ पे ऊपर सिचुएशन ये बन रही है कि दिल्ली सल्तनत कमजोर हो चुका है, और उसी टाइम पे एक बंदा है जो उस चीज का एडवांटेज लेता है. देखो बाबर के बारे में क्या है. बाबर था कौन? He was a Turkic Mongol ruler and a talented military strategist. वो इस तरह का बंदा था. ठीक है, एक तो टर्किक मंगोल रूलर था. खून उसके अंदर दो, उसके मदर फादर दोनों की बात करेंगे अभी. बेसिकली टर्किक और मंगोल दोनों का मिक्स एक ब्रीड का बंदा था. ठीक है, दोनों उसके माँ और बाप दोनों के आप डायनेस्टी को देखोगे तो भी वो दोनों बहुत बड़े बड़े इन्वेडर या रूलर या जो कहो, है ना, आम नहीं थे, खास थे. तो शायद इसलिए बाबर के अंदर भी वो डायनेस्टी, वो जेनेटिक्स, वो चीजें देखने को मिलती है. तो बेसिकली यहाँ पे बात ये है टर्किक मंगोल था. अब टर्किक मंगोल का मतलब व्हाट डू यू मीन बाय टर्किक? First, that is the word Turkic. Turkic means the person which is related to the people and culture is speaking Turkic language. जो Turkic language में बात करेगा उसको कहेंगे Turkic. ठीक है, जो बोल रहा हूं उसको आप पॉज करके या थोड़ा रिवाइंड करके सुन लेना. ठीक है, लिखने की बहुत सफिशिएंट जगह नहीं होती है और लिखने में बहुत टाइम चला जाता है. सो ये चीज है, बट ऐसा नहीं है, मैं बीच बीच में लिख करके समझाऊंगा. दूसरी चीज है मंगोल. मंगोल सो टर्किक का मतलब समझ गया, एक ऐसा बंदा विच इज रिलेटेड टू द पीपल एंड कल्चर स्पीकिंग टर्किक लैंग्वेज. सेकंड दैट इज, ये तो टर्किक हो गया. सेकंड दैट इज मंगोल. मंगोल कौन होगा? द पर्सन रिलेटेड टू द मंगोल पीपल एंड द पॉलिटिकल वर्ल्ड विच इज एसोसिएटेड विद द मंगोल एम्पायर. जो मंगोल एम्पायर से रिलेटेड था वो हो गया मंगोल. सो टर्किक प्लस मंगोल, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? टर्किक मंगोल. तो बाबर जो था, बाबर बिलोंग्ड टू अ सेंट्रल एशियन रूलिंग फैमिली विद बोथ टिमरिड प्लस मंगोल एंसेस्ट्री. दोनों के अंदर, उसके अंदर अभी बात किया था मैंने, शुरू में बताया था कि वो टर्किक यानी टिमरिड मतलब तैमूर के वंश, एंड मंगोल जो मैंगलोइड मतलब मंगोल, दोनों के वंश का खून, एक माँ की तरफ से एक पिता की तरफ से, दोनों के वंश का खून उसके अंदर था. ठीक है, तो ये था द बाबर. बाबर के बारे में समझ में आ गई होगी शायद. आई थिंक, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी. ओके, सो समरकंद, थ्रोन आउट ऑफ समरकंद. सो समरकंद का क्या है? देखो बाबर बेसिकली ओरिजिनेट का मतलब, बाबर ओरिजिनली कहां से बिलोंग करता था? बाबर था कहां से? बाबर का कनेक्शन क्या था? समरकंद के साथ में. तो बाबर का अगर आप समरकंद का कनेक्शन देखोगे ना, तो बाबर ओरिजिनली वांटेड टू एस्टेब्लिश हिमसेल्फ इन अ सेंट्रल एशिया. वो सेंट्रल एशिया में अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहता था. लेकिन सिचुएशन वहां क्या थी? सेंट्रल एशिया कहां पे है? मॉडर्न डे उज्बेकिस्तान. सेंट्रल एशिया आज के उज्बेकिस्तान में है. ठीक है, तो जो सेंट्रल एशिया से वो बिलोंग करता था, ठीक है, और वहां पे वो अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहता था. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी कनेक्टेड विद हिज एम्बिशन जो था वो था दैट वाज समरकंद. सबसे उसका उसका एक तरह से आप कह सकते हो ना कि उसका एम्बिशियस सिटी था. लेकिन वहां पे सिचुएशंस क्या होता है आज के उज्बेकिस्तान में, जैसा कि हम बात किया. सो हाउएवर बाबर फेस्ड पॉलिटिकल and military difficulties and was eventually driven out of Samarkand. तो ये समय के साथ वहां से हारता है, वहां पे हार के वहां से हटता है, उसको हटना पड़ता है. ठीक है, सो व्हाट डिड बाबर डू? तो जब उसने वहां से उसको हरा दिया गया, जब वो वहां से उसको छोड़ना पड़ा, तो क्या किया उसने? क्या बाबर ने हार मान लिया? एक्चुअली नहीं, बाबर ने हार नहीं माना. He turned his sight to India. Basically, he looked toward India and he decide, क्या करता है? वो डिसाइड करता है कि अब हम इंडिया की तरफ प्रोसीड करते हैं, फिर यहां नहीं तो वहां सही, जो भी सही सिचुएशन थी. सो द डिसीजन चेंज द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया एक्चुअली. ओके, सो ये जो डिसीजन था यही बाबर को कहां लेके आता है? भारत लेके आता है. ये सिचुएशन थी इसकी. अब बाबर जो था डिसेंडेंट था किसका? तैमूर का. ठीक है, और डिफीट इब्राहिम लोदी एट द पानीपत 1526. डेट याद रख लेना 1526.
हर एग्जाम्स के लिए जनरली वनडे, स्पेशली वनडे वगैरह एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के क्लास जो आपके स्कूल के एग्जाम्स होते हैं उसमें एमसीक्यूज में जरूर आता है। तो ये बेसिकली कुछ ऐसे कीवर्ड्स वाले क्वेश्चन है, तो याद रखने की जरूरत है। यहां तक कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप एक बार कमेंट में बता सकते हो। बाबर कौन था? बाबर वॉज अ डिसेंडेंट ऑफ तैमूर। बाबर तैमूर का डिसेंडेंट था। बाबर जो था, तैमूर कौन था? अच्छा एक चीज है, बार बार ये बात आ रही है, तैमूर की बात आ रही है। अब ये तैमूर कौन था? TIMUR, तैमूर कौन था? तैमूर कौन था? तैमूर कौन था? तैमूर वॉज अ सेंट्रल, तैमूर कौन था? वॉज द सेंट्रल एशियन कॉन्करर। तैमूर वॉज द सेंट्रल एशियन कॉन्करर हु हैड इन्वेडेड दिल्ली। कब इन्वेड किया था दिल्ली को? 1398 में तैमूर ने दिल्ली को क्या किया? अटैक किया, मतलब इन्वेड किया, ठीक है। और उसके बाद बाबर हैड स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद तैमूर डायनेस्टी। उसकी जो तैमूरिड डायनेस्टी थी उसके साथ में उसका बहुत स्ट्रांगली क्या था? कनेक्शन था बाबर का। एंड तैमूर, तो मतलब कनेक्शन को आप ऐसे बता सकते हो इसको, तैमूर, दिस इज तैमूर, तैमूर के साथ तैमूरिड फैमिली, बाबर का कनेक्शन डायरेक्ट आपको देखने को मिल रहा है तैमूरिड फैमिली के साथ में, ठीक है। और बाबर, तैमूर, तैमूरिड फैमिली, बाबर, इस तरह के आपको कनेक्शन देखने को मिलेंगे। सो दिस तैमूरिड हेरिटेज बिकम इंपॉर्टेंट टू बाबर्स पॉलिटिकल आइडेंटिटी। उसकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी, उसकी जो पहचान थी वो तैमूरिड फैमिली के पहचान से कहीं गहरी जुड़ी हुई थी, उसका जुड़ाव था उससे, ये बात समझने की जरूरत है। इसी टाइम पे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है। that the time period is the first battle of Panipat, the time period was 1526। इस टाइम पे बाबर की एंट्री होती है। बंदा यहाँ पे इस समय जो अभी बाबर की एंट्री हो रही है, इस टाइम पे किसकी शासन, कौन शासन कर रहा है? दिल्ली में किसका कंट्रोल है? द कंट्रोल वॉज इब्राहिम लोदी, कंट्रोलर वॉज इब्राहिम लोदी, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का इब्राहिम लोदी जो है वो इस टाइम पे कंट्रोल कर रहा है दिल्ली सल्तनत। बट इतनी ज्यादा उसके अंदर शायद कैपेबिलिटीज नहीं, वो बाबर को रोक सके। तो उस बैटल ऑफ पानीपत 1526 में होता है, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। वेल नोन फैक्ट है, याद रखना है, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होगा? 1526। नोट डाउन करते चलना है, एक बार आपको इसको देख लेना, नोट डाउन करते चलना, ठीक है। रूलर कौन था? इब्राहिम लोदी कौन था? अभी बताया। इब्राहिम लोदी कौन होगा? इब्राहिम लोदी कौन होगा? द रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत एट द टाइम वाज इब्राहिम लोदी। तो इस टाइम पे दिल्ली सल्तनत का जो रूलर था इब्राहिम लोदी था, और बाहर से जो इन्वेड करने वाला है वो है बाबर। दोनों के बीच में लड़ाई चलती है। दोनों के बीच में क्या होती है? दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी लड़ाई चलती है, और इसके बाद में क्या होता है? बाबर जीतता है और इब्राहिम लोदी हार जाता है, और फाइनली दिल्ली पे एक नई डायनेस्टी का शुरुआत होता है, और वो डायनेस्टी जिसकी शुरुआत होती है वो होता है मुगल्स। तो यहीं से ये सिचुएशन बनती है और मुगल एम्पायर की शुरुआत यहीं होती है। सो व्हाई वाज बाबर आर्मी सक्सेसफुल? सवाल है यहां ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से बाबर की जो आर्मी थी वो सक्सेसफुल होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। So the first battle of Panipat, it relied heavily on gunpowder, field artillery and matchlock gun। कुछ खास तरह की चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये सिचुएशन देखो जरा। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जो था इनकी आर्मी का सक्सेसफुल होने का, that was one of the biggest reason was यूज ऑफ न्यू मिलिट्री टेक्नोलॉजीज एंड टैक्टिक्स। ये सबसे बड़ी जरूरत की चीज है, समझने की चीज है कि यूज ऑफ न्यू मिलिट्री टेक्नोलॉजी एंड न्यू मिलिट्री टैक्टिक्स, ये बहुत जरूरी चीज है, समझो इस बात को। दो तीन चीजें हैं। फर्स्ट दैट इज कॉल्ड गन पाउडर। ये गन पाउडर आपको देखने को मिलेगा,
ठीक है। एक गन पाउडर होता क्या है, व्हाट इज एक्चुअली द गन पाउडर? द गन पाउडर इज अ केमिकल एक्सप्लोसिव मिक्सचर विच इज यूज्ड टू पावर फायर आर्म्स एंड आर्टिलरी। ठीक है, ये जो मिक्सचर पाउडर एक तरह का होता है जिसका यूज क्यों किया जाता था, बारूद है एक तरह का, तो उस टाइम पे इसका यूज किया जाता था गन को चलाने के लिए, आर्टिलरीज को चलाने के लिए। सेकंड बोलते हैं फील्ड आर्टिलरी, ये फील्ड आर्टिलरी। ठीक है, बाकी पीछे वाली चीजें मैं मिटा रहा हूं। देखो, पहली चीज तो आपको दिख गई गन पाउडर। सेकंड आपको देखने को मिलेगी जो चीज है दैट इज कॉल्ड फील्ड आर्टिलरी। थर्ड दैट इज कॉल्ड मैचलॉक गन्स। तो फील्ड आर्टिलरी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज फील्ड आर्टिलरी? आर्टिलरी का मतलब क्या होता है? आर्टिलरी का मतलब होता है लार्ज गन कैनन विच इज यूज्ड इन वॉरफेयर। बड़े बड़े तोप खाना जिसको कहते हैं ना, वो आर्टिलरी होती है। ठीक है, तो इसकी जरूरत पड़ती थी। तो फील्ड आर्टिलरी का मतलब क्या होता है? विच मीन्स आर्टिलरी दैट कुड बी डिप्लॉयड एंड यूज्ड इन अ बैटलफील्ड, में जिस चीज को यूज किया जा सके। ठीक है, इसके अलावा थर्ड दैट इज कॉल्ड मैचलॉक गन्स। ये मैचलॉक गन्स जो थे, इसका क्या यूज था? मैचलॉक गन्स मैचलॉक गन एक्चुअली वाज अ अर्ली टाइप्स ऑफ फायर आर्म। एक तरह के ना अर्ली टाइप के फायर आर्म्स हुआ करते थे ये। ठीक है, और ये जो फायर आर्म्स होते थे ये यूज किए जाते थे किस तरह से? इट यूज्ड अ बर्निंग मैच और कॉर्ड टू इग्नाइट द गन पाउडर एंड फायर द वेपन। हथियारों को शूट करने के लिए इनका यूज किया जाता था, इनका प्रयोग किया जाता था। तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, सो ये समझ गए। तो इन चीजों का यूज करके और बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होता है। कौन सक्सेसफुल होता है? आपको पता है कौन सक्सेसफुल होता है? यस, एग्जैक्टली, बाबर। तो आगे देखोगे, कुछ कैनन इंपॉर्टेंट थे यहां पे देखना। रिसेंटली हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड अ वॉरफेयर इन इंडिया and that defeated but a final end to the Delhi Sultanate and laid the foundations of the Mughal Empire, and as Babur assumed control of the Delhi throne। ठीक है, तो देखो why was cannon important? अब इस टाइम पे सिचुएशन ये है कि कैनन्स जो है, तोप है, इतनी इंपॉर्टेंट उसकी क्या है? कैनन इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, कैनन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम जरा इमेजिन करो, इमेजिन यू आर इन मेडिवल वॉरफेयर। तो इमेजिन करो मेडिवल वॉरफेयर है बिफोर लार्ज स्केल ऑफ गन पाउडर वेपन्स। तो आर्मी मेनली किस चीज पे डिपेंडेंट रहेगी? अभी तक तो आर्मी के पास गन पाउडर सपोज नहीं हो, अगर तो आपकी जो आर्मी है, अगर आप किसी पे अटैक कर रहे हो, किस पे डिपेंडेंट रहेगी? गन पाउडर नहीं है, टैंक्स, तोप्स कुछ नहीं, उस टाइम पे कुछ कोई बारूद अगर ना हो तो किस पे डिपेंडेंट रहेंगे? शॉर्ड, बो एंड एरो, है ना, तलवार की जरूरत पड़ेगी, बो एंड एरो मींस तीर और धनुष की जरूरत पड़ेगी, है ना, और एलिफेंट, वॉर एलिफेंट्स जो होते हैं, हाथी, कैवलरी, शील्ड, ये जो है ना मैनुअली जिसको ऑपरेट किया जाता है, उन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो अब जरा इमेजिन करो, नाउ इमेजिन बिगिनिंग ऑफ कैनन होता है इसी टाइम पे जब सब लोग उस एरा में जी रहे हैं, जब हाथी, घोड़े, शील्ड, तलवार, तीर धनुष, तीर कमान, इन चीजों का यूज हो रहा है। इसी टाइम पे एक बंदा है जो इंट्रोड्यूस करके लेके आता है तोप। टैंक तो नहीं बोलूंगा, बट तोप के जिसको कहते हैं तोप, कैनन्स लेके आता है। उसमें गन पाउडर डालता है, शेल डालता है, उसकी जो वो होती है, फ्यूज होती है, उसको आग लगाता है, और अचानक सब लोग देखते रह जाते हैं और डुम से आवाज होता है और वहां जाकर के गिरता है। 20-25 सैनिक एक बार में निपट जाते हैं। तो सोचो कितनी इमेजिनरी, जरा आप इमेजिन भी करोगे तो सोचो कितनी इंटरेस्टिंग होगी लड़ाई की। कुछ लोग तो लड़ाई देखते देखते मर जाएंगे। ये सारी सिचुएशन देखने को मिलती है। नाउ इमेजिन ये सब करते हो जब आप, तो क्या समझ में आता है? कैनन कुड क्रिएट लाउड एक्सप्लोजन। जब आप कैनन का यूज करते हो एक बड़ा धमाका होता है, ठीक है, स्मोक उठता है, ठीक है, और जो वहां पे पावरफुल प्रोजेक्टाइल्स होते हैं वो छोड़े जाते हैं। डू यू नो व्हाट इज प्रोजेक्टाइल? प्रोजेक्टाइल मींस जो बड़े, वही जो फेंकने वाले जो होते हैं, जिसको आप कह सकते हो ना, जो भी कैनन के अंदर डाल के जब पीछे से ब्लास्ट किया जाता है तो उस ब्लास्ट के पावर से जो थ्रस्ट पैदा होता है जिसकी वजह से वो आगे बढ़ता है, वो क्या होता है? उसी को प्रोजेक्टाइल कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें
देखने को मिल रही हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जब इस तरह की टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है तो एक और चीज जो सबसे ज्यादा आपको बैटलफील्ड में होगी, दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल फियर। आप उन चीजों को देख के इतना नर्वस हो जा रहे हो कि आपकी जो एक्चुअल मोटिवेशन है, आपकी जो अंदर की जो साहस है, करेज है, वो वैसे ही कोलैप्स कर जा रही है। तो आधे लोग तो ऐसे ही मर जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है। सो इस तरह की जो चीजें थी वो डैमेज कर रही थी, लार्ज स्केल की डैमेज कर रही थी एनिमी को, ठीक है। और ये सारी जो वजहें थी, इसकी वजह से ये सिचुएशन बनती है कि इब्राहिम लोदी हारता है और एट द सेम टाइम बाबर जीतता है और पूरी की पूरी सत्ता चेंज हो जाती है। देयरफॉर गन पाउडर, वेपन चेंज, द नेचर ऑफ वॉरफेयर। तो गन पाउडर की वजह से पूरा का पूरा वॉरफेयर जो था वो बदल के रह गया था। यहां तक आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, सो जरा समझो रिजल्ट क्या होता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत का। यहां तक तो आपको समझ में आ जाता है, ये चीजें समझ में आ चुकी होंगी कि सल्तनत एंड द लेड द फाउंडेशंस ऑफ मुगल एम्पायर एज बाबर अज्यूम्ड कंट्रोल ऑफ द दिल्ली थ्रोन, ठीक है। ये मार्क कर दिया, ये सारी सिचुएशंस आपको समझ में आ चुकी होंगी। यहां तक आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो रिजल्ट क्या होता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत? रिजल्ट यही हुआ जैसा कि आपको पता है, बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को बाबर ने हरा दिया एंड दिस वाज द टर्निंग पॉइंट। द डिफीट, जो डिफीट हुई थी उस टाइम पे, जो डिफीट हुई थी वो क्या होता है, एंड करता है, डिफीट एंड द दिल्ली सल्तनत। वो दिल्ली सल्तनत का अंत होता है। गिव बाबर द फुल कंट्रोल ऑफ दिल्ली, पूरी तरह से दिल्ली का कंट्रोल बाबर के हाथ में चला आता है एंड एस्टैब्लिश किया जाता है अ न्यू रूलिंग पावर। एक नया रूलिंग पावर एस्टैब्लिश होता है और द सेम टाइम फाउंडेशन किस चीज की होती है, मुगल एम्पायर की एक फाउंडेशन देखने को मिलती है। आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई।